जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त अभिषेक चौधरी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाग 5 के बारे में। इससे पहली वीडियोस में हमने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के बारे में पढ़ लिया। 52 से 62 तक हमने पढ़ा राष्ट्रपति के बारे में, 63 से 70 तक हमने पढ़ा उपराष्ट्रपति के बारे में। अब 71 से 79 तक कुछ अन्य अनुच्छेद हैं, तो हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो वीडियो में बने रहिए। तो चलो शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने राष्ट्रपति को भी पढ़ लिया और उपराष्ट्रपति को भी। ये भाग 5 बहुत बड़ा है, ये 51 से लेकर 151 तक है। तो इसमें हमने राष्ट्रपति को भी पढ़ लिया और उपराष्ट्रपति को भी पढ़ लिया। अब छोटे छोटे वैसे कुछ कुछ जरूरी अनुच्छेद हैं, तो उनको समझ लेते हैं। तो आज हम 71 से लेके 79 तक की बात करेंगे, 71 से लेके 79 तक की बात करेंगे। ठीक है। अब तो 71 क्या कहता है? 71 कहता है कि जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच में कोई भी विवाद होगा ना, उसको सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाएगा। अबे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति थोड़े बहुत बड़ा लेवल होता है, तो ये कोई छोटे मोटे कोर्ट्स में हम नहीं सुलझा सकते। तो इनको सुलझाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा न्यायालय होता है। ठीक है। अनुच्छेद 72 में कहा गया है, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ, मतलब राष्ट्रपति पे जो भी शक्तियाँ हैं ना कि वो क्षमा कर सकते हैं, तो वो क्षमादान शक्तियाँ हैं। ठीक है। पर जब राष्ट्रपति किसी को क्षमा करते हैं ना, तो वो गृह मंत्रालय से भी उनकी सलाह लेते हैं कि अगर मैं तो इस बंदे को सलाह कर दूं, मतलब मैं तो इस बंदे को बिल्कुल माफ़ कर दूं, पर ये कुछ ऐसी ऐसी गलतियाँ करके बैठा हो जो वो कभी मतलब स्वीकार्य है ही नहीं। जैसे उसने रेप किया हो, किसी का मर्डर किया हो, कुछ भी किया हो, तो मैं इनको माफ़ नहीं कर सकता। इसलिए वो गृह मंत्रालय से पूछता है, क्योंकि गृह मंत्रालय पे है ना हर चीज़ का रिकॉर्ड होता है। ठीक है। तो वो गृह मंत्रालय से पूछता है। तो ये होता है इसमें। तो वो मतलब अपने क्षमा करने से पहले गृह मंत्रालय से अनुमति लेता है। तो इनकी 5 प्रकार की क्षमादान शक्तियाँ होती हैं राष्ट्रपति की। तो 5 प्रकार की क्षमादान शक्तियाँ क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। पहली होती है क्षमा। थोड़ी सी जुकाम हो रही है, तो उसके लिए थोड़ा सा तबीयत खराब है, उसकी थोड़े से इग्नोर करना मेरे जुकाम को। तो पहली होती है क्षमा। क्षमा में होता है कि जैसे राष्ट्रपति है ना पूरी तरह क्षमा कर देते हैं किसी को। जैसे इसने कोई गलती की तो उसको पूरी तरह क्षमा कर देंगे। अगर राष्ट्रपति ने क्षमादान का उपयोग कर लिया और पहली क्षमा का उपयोग कर लिया, तो वो पूरी तरह माफ़ कर देंगे, मतलब उसकी सज़ा बिल्कुल माफ़। जैसे 12 साल की उसकी कोई सज़ा थी या ज़िंदगी भर की या उसकी फांसी की सज़ा थी, अगर राष्ट्रपति ने क्षमा कर दिया तो वो माफ़ हो जाएगा, बिल्कुल जेल से छूट जाएगा। लघुकरण में है, लघुकरण कहता है कि इसमें राष्ट्रपति जो है ना वो सज़ा की प्रकृति को बदलते हैं पर समय नहीं बदलते। प्रकृति मतलब जैसे 10 साल का कठोर कारावास, कि इससे पत्थर तुड़वाओ, इससे फलाना काम कराओ, इससे ढिकना काम कराओ, तो ये काम ना करवा के उसको मतलब बैठे रहो, कुछ छोटा मोटा काम करवा लो। जैसे उससे सिलाई बुनाई करवा लो, उससे कोई मतलब फैक्ट्री में काम करा लो, कोई पीसीस पैक करा लो। जेल में भी ये सारे काम होते हैं। ठीक है। तो कठोर कारावास की जगह उसको नॉर्मल कारावास कर देगा, पर समय नहीं घटाता। मतलब 10 साल के कठोर कारावास की जगह 10 साल का नॉर्मल कारावास कर देगा, पर समय नहीं घटाएगा। इसमें प्रकृति घटाएगा लघुकरण में। परिहार में करता है, परिहार में इसमें राष्ट्रपति समय घटा देते हैं। परिहार में राष्ट्रपति समय घटाते हैं पर प्रकृति नहीं बदलते। जैसे जैसे किसी को 10 साल का कठोर कारावास मिला हुआ है, तो राष्ट्रपति उसे 5 साल का कठोर कारावास दे देंगे। मतलब वो पत्थर तोड़ेगा, मतलब जो भी मेहनत वाला काम होता है ना, वो मेहनत से मेहनत वाला काम करेगा, और वो पर उसकी समय नहीं कम होगा उसका। वो प्रकृति वो हो जाएगी, उसका समय कम हो जाएगा, उसकी प्रकृति सेम रहेगी। ठीक है। फिर आता है विराम। विराम में क्या होता है? जैसे किसी कैदी का स्वास्थ्य खराब है, कोई कैदी को बुखार है, जुकाम है, सिर में दर्द है, कुछ भी है, फलाना दिखना, कोई भी प्रॉब्लम है उसको, तो वो उसकी प्रॉब्लम को देखते उसकी जो सज़ा होती है उसमें कुछ समय के लिए उसको छूट दे देता है, कुछ समय के लिए उसको रोक लगा देता है कि पहले तेरी तबीयत ठीक हो जाए, फिर तेरे को ढंग से रगड़ेंगे। समझ गए? ऐसा होता है। तो विराम में ये होता है कि वो उसकी, जब किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो वो उसकी थोड़ी सी वो कम कर देता है कि तू अभी ठीक हो जाए, उसके बाद तन रगड़ांगे डांगते हैं। ठीक है।
तो प्रतिलंबन में क्या होता है, प्रतिलंबन में होता है राष्ट्रपति जब फांसी की सजा को जब कुछ समय के लिए रोक लगाते हैं तो उसे प्रतिलंबन कहते हैं। जैसे जैसे किसी को फांसी है, जैसे किसी को फांसी लगने वाली है और वो कुछ जैसे उसे राष्ट्रपति रोक दे देते हैं। जैसे कई कई ऐसे होते हैं जो बिना काम करे भी फांसी तक पहुंच जाते हैं क्योंकि उनका विपक्ष मजबूत होता है। तो उनको भी दया याचिका अपील करने के लिए राष्ट्रपति थोड़ा सा रोक लगा देते हैं उनकी फांसी की सजा में कि तू दया याचिका अपील कर दे, ठीक है। और दया याचिका अपील करेगा तो वो मेरे पास आएगा तो मैं देख सकता हूँ, गृह मंत्रालय से पूछ सकता हूँ और मैं माफ़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये 5 प्रकार की क्षमादान शक्तियाँ होती हैं। आई होप आपको ये समझ आई होंगी। तो चलो अनुच्छेद 73 देखते हैं। 73 में बोला गया है कि जो संघ है, जो सेंट्रल है, वो कार्यपालिका कार्यप्रणाली को आसान बनाने के लिए, मतलब जो भी वो कानून बनाते हैं वो होता है कि अपना कानून आराम आराम से चले, कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो वो इसलिए कानून बनाते हैं कि आराम आराम से चले, कोई दिक्कत ना आए। तो इसलिए अगर उन्हें कुछ और ऐसा कानून बनाना है तो वो राष्ट्रपति कानून बनाएंगे। जैसे संघ की कार्यपालिका कार्य प्रणाली को आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति कानून बनाएंगे, ठीक है। तो ये आप याद कर लेना, ये कई कई अनुच्छेद है जो आपको याद करने हैं, ठीक है। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने, जो राष्ट्रपति होता है ना, उनको सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होता है। मंत्री परिषद उन्हें सलाह देगा। जैसे मैंने आपको राष्ट्रपति पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान होते हैं, वास्तविक प्रधान होते हैं प्रधानमंत्री। तो जो प्रधानमंत्री होते हैं ना, उनका एक मंत्री परिषद होता है, उनकी एक पूरी टीम होती है, उसे मंत्री परिषद कहते हैं, ठीक है। मंत्री परिषद होता है, वो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि आपको ये करना है, ये नहीं करना, ये बोलना है, ये नहीं बोलना, फलाना ढिकना, जो भी करना है वो मंत्री परिषद बताता है। तो इसमें यही बोला गया है अनुच्छेद 74 में कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। मंत्री परिषद प्रधानमंत्री पीएम के अधीन होती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो राष्ट्रपति को सलाह कौन देगा? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद का मतलब प्रधानमंत्री, क्योंकि वही अध्यक्ष है तो उन्हीं का वो होगा। अनुच्छेद 75 में बोला गया है कि मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, अर्थात मंत्रियों की नियुक्ति पीएम प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। जैसे मैंने आपको अभी भी इससे पहले वाले अनुच्छेद में समझाया कि राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान होता है, वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। तो अनुच्छेद 75 में बोला गया है कि जब कोई राष्ट्रपति किसी अन्य मंत्री की नियुक्ति करेंगे ना, जैसे कोई मंत्री जीत के आ गया तो उसको जब उसकी नियुक्ति किसी भी डिपार्टमेंट में वो करेंगे तो राष्ट्रपति ही करेंगे नियुक्ति, पर उन्हें प्रधानमंत्री बोलेंगे कि मुझे ये बंदा यहाँ पे चाहिए तो आप इसकी नियुक्ति यहाँ से यहाँ कर दो, ठीक है। तो ये होता है। मैं आपको मंत्री परिषद भी समझा देता हूँ। मंत्री परिषद क्या होता है? मंत्री परिषद में 3 प्रकार की चीज़ें होती हैं और ये जो मंत्री परिषद का पद है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, ये हमने ब्रिटेन से लिया है। कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। इसमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री जो सबसे बड़े मंत्री होते हैं, ठीक है, जो सबसे बड़े लेवल के मंत्री होते हैं। फिर होते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री का ये मतलब नहीं है कि हरियाणा पंजाब राज्य ऐसे ऐसे नहीं, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट, बड़े बड़े डिपार्टमेंट के मंत्री, समझ रहे हो। मैंने आपको पहले भी बताया था कि राज्य का मतलब अब हमारे संविधान में ये वाला राज्य नहीं है कि हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, बिहार है, यूपी है, ये वाला राज्य नहीं बात कर रहे हैं हम संविधान के अंदर। राज्य का मतलब होता है बड़े बड़े डिपार्टमेंट। तो राज्य मंत्री जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट के होते हैं, जैसे रेल मंत्री हो गया, खाद्य मंत्री हो गया, शिक्षा मंत्री हो गया, और रेल वो हो गया, रोड परिवहन मंत्री हो गया जो अनिल गडकरी है। तो ये चीज़ें हैं। ये राज्य मंत्री का मतलब राज्य मंत्री, मतलब जो डिपार्टमेंट, बड़े बड़े डिपार्टमेंट होते हैं उनके मंत्री, ठीक है। तो ये होता है। और उपमंत्री जो उनके जो छोटे नीचे स्तर पे होते हैं ना, उनको उपमंत्री कहते हैं। जैसे पहले पे कौन हुआ? कैबिनेट मंत्री। दूसरे पे कौन हुआ? राज्य मंत्री। तीसरे पे कौन हुआ? उपमंत्री। एक राज्य मंत्री के नीचे भी होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ठीक है। तो वो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उपमंत्री, ये 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। पर ये 3 मेन मंत्री होते हैं, तो मैंने आपको ये 3 बता दिए, ठीक है। अब अनुच्छेद 76 में, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की चर्चा है। महान्यायवादी क्या होता है? अटॉर्नी जनरल।
जैसे मैं पहले आपको ये समझा देता हूँ महान्यायवादी होता क्या है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो जो मंत्रियों के, बड़े बड़े मंत्री होते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उनका उन पे अगर कोई केस कर देता है, जैसे कल को तुमने किसी पे केस कर दिया कि फलाने ने ये नहीं करा, कुछ भी केस कर सकते हो तुम। बड़ा मंत्री, मैं छोटे मोटे मंत्री, तुम्हारे यहाँ का विधायक उद्योग नहीं कह रहा, बड़ा मंत्री, जैसे तुमने कल को वो अमित शाह पे केस कर दिया, किसी भी कुछ भी टॉपिक लेके तुमने केस कर दिया, तो जो तुम केस करोगे ना, जैसे तुमने अमित शाह पे कोई भी केस कर दिया, तो उसको जो लड़ने आएगा, उनके जो मंत्री, उनके जो वो होते हैं, जज होते हैं, जज नहीं सॉरी, जो वकील होते हैं, उन्हें अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। मतलब जो सेंट्रल के वकील लड़ेंगे उन्हें क्या आता है, अटॉर्नी जनरल। जो डिस्ट्रिक्ट के, जो स्टेट के लड़ेंगे वो होते हैं एडवोकेट जनरल। और जो डिस्ट्रिक्ट छोटे छोटे वकील होते हैं उन्हें कहा जाता है पीपी। पीपी मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। तो महान्यायवादी बताता हूँ मैं, सबसे बड़े विधि सलाहकार होते हैं। तो ये अब मैं आपको बताता हूँ क्या होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, दूसरा होता है एडवोकेट जनरल, तीसरा होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। अटॉर्नी जनरल के नीचे भी आता है, जैसे अटॉर्नी जनरल को कोई हेल्प चाहिए ना, तो इनके नीचे होता है एक सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल उनको हेल्प करता है, जैसे उनको किसी भी चीज़ में कुछ भी हेल्प चाहिए तो अटॉर्नी जनरल की हेल्प कौन करता है, सॉलिसिटर जनरल। और सॉलिसिटर जनरल के भी नीचे होता है एक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो उनकी हेल्प करता है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपको, जैसे पहला पॉइंट है, यह केंद्र सरकार का प्रथम विधि सलाहकार, प्रथम विधि होता है। विधि मतलब अधिकार, कानूनी सलाहकार, मतलब कानून के बारे में कोई भी इनको सलाह लेनी होती है। जैसे कल को संसद में कोई भी बिल बनने वाला है, तो उस बिल में जो भी कानून से रिलेटेड चीज़ें होंगी ना, उनकी सलाह ये दे देंगे कि ये करेंगे तो ठीक है, ये करेंगे तो गड़बड़ है, तो ये सलाह वो दे देते हैं, ठीक है। तो महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता, किंतु संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। जो महान्यायवादी होता है ना, मतलब जो अटॉर्नी जनरल होता है, ये जो संसद में जो मंत्री बैठते हैं ना, ये उनका हिस्सा नहीं होता है, ये उनका हिस्सा नहीं होता है, पर ये उनकी कार्यवाही में भाग ले सकता है। मतलब जैसे संसद बैठती है, 3 सत्र होते हैं, तो ये उन 3 सत्रों में भाग ले सकता है। और पर जब वहाँ पे वोट पड़ते हैं ना, तो वोट पड़ेंगे तो ये वोट में अपना वो मत नहीं दे सकता, पर एक कार्यवाही में भाग ले सकता है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे संसद में कि कोई भी बिल है, कोई बिल को पारित करना है, कोई भी बिल पेश किया है, उस बिल के बारे में बोलेगा। जैसे कोई भी बिल है, वो कानून से रिलेटेड कुछ गड़बड़ कर रहा है, जैसे कानून से रिलेटेड कुछ गड़बड़ है कि ये वाला चीज़ नहीं होना चाहिए, तो ये वहाँ पे बोल देगा कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो वो चीज़ उनमें से हटा देंगे, ठीक है। फिर जब उस बिल को पास करना होगा तो वहाँ के सारे मंत्री बोलेंगे कि भाई हाँ हाँ, मैं चाहता हूँ कि ये पास हो जाए, मैं चाहता हूँ कि ये पास हो जाए, मैं चाहता हूँ कि ये पास हो जाए। मतलब हर कोई अपना अलग अलग बोलेगा कि मैं चाहता हूँ ये पास हो जाए। फिर जब वो पास करने के लिए जब वो बोलेंगे ना कि हाँ तुम बताओ तुम क्या चाहते हो, तुम बताओ तुम क्या चाहते हो, ए बताओ तुम क्या चाहते हो, बी बताओ तुम क्या चाहते हो, वैसे ही अटॉर्नी जनरल से बोलेंगे तुम बताओ तुम क्या चाहते हो। इनसे बोल ही नहीं सकते, ये अपना मत ही नहीं दे सकते, समझ रहे हो। मतलब ये जब कानून कोई बिल पास होता है तो उसमें अपना मत नहीं दे सकते, ठीक है। इनका कार्यकाल क्या होता है, इनका कोई कार्यकाल नहीं होता, इनका निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। ये जैसे इनकी नियुक्ति है ना राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। जैसे राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत का मतलब ये होता है, जैसे जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे ना तब तक ये रहेंगे। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब यही होता है कि जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक रह सकते हैं वो, ठीक है। तो महान्यायवादी जैसे ये एक किसी टाइम के लिए तो आए नहीं है, ये अपना पढ़ लिख के भैया अच्छा कोई काम करा होगा तभी तो अटॉर्नी जनरल बने हैं। तो ये सेंट्रल का भी वो लड़ सकते हैं, सेंट्रल का भी मुकदमा लड़ सकते हैं। और ये कोई निजी, जैसे अगर आप कोई चाहो और अगर आप ऐसा कोई चाहो कि मैं भी अटॉर्नी जनरल को अपना वो दूं, मेरा भी यही लड़े, मेरा भी मुकदमा अटॉर्नी जनरल ही लड़े, तो ये लड़ सकते हैं, ये तुम्हारा भी मुकदमा लड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया महान्यायवादी किसी निजी व्यक्ति का भी मुकदमा लड़ सकता है। तो केंद्र सरकार पर किसी भी प्रकार के मुकदमों को महान्यायवादी लड़ता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि केंद्र सरकार पर किसी भी प्रकार के मुकदमों को महान्यायवादी लड़ता है। महान्यायवादी किसी भी भारत के न्यायालय में लड़ सकता है। इनकी योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के जज के बराबर होती है। तो जो महान्यायवादी होते हैं ना, जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, ये
सुप्रीम कोर्ट में भी किसी का मुकदमा लड़ सकते हैं, हाई कोर्ट में भी लड़ सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी लड़ सकते हैं, ये कहीं भी लड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया है। और इनमें दूसरी चीज़ है कि जो अटॉर्नी जनरल होते हैं ना, इनकी सहायता करने के लिए सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। वर्तमान में जो महान्यायवादी हैं, जो अटॉर्नी जनरल हैं वर्तमान में, उनका क्या नाम है? के वेणुगोपाल। क्या नाम है? के वेणुगोपाल, ठीक है। अनुच्छेद 77 में बोला गया है कि केंद्र सरकार के कार्यों के संचालन की चर्चा, मतलब जो केंद्र सरकार जैसे भी कार्य करती है उनकी चर्चा दी गई है इसमें। जो विभिन्न मंत्रालय, जो मतलब अलग अलग मंत्रालय होते हैं, वो मिलकर काम करते हैं। राष्ट्रपति इनके कार्यों को, जैसे अगर वो कुछ राष्ट्रपति चाहें तो वो इनके कार्यों को आसान बनाने के लिए कानून बना सकते हैं। तो 77 में ये बोला गया है। 78 में बोला गया है, जैसे मैंने आपको बताया था कि उपराष्ट्रपति तो होते हैं राज्यसभा के सभापति, पर जो राष्ट्रपति होते हैं ना, वो किसी भी सदन के सभापति नहीं होते हैं, वो सिर्फ राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 78 में यही बोला गया है कि जो पीएम होते हैं, पीएम का यह कर्तव्य होगा कि संसद की कार्यवाही की जानकारी राष्ट्रपति को दें। अब संसद में क्या हो रहा है, ये जानकारी कोई ना कोई तो भाई राष्ट्रपति को देगा, क्योंकि वो तो किसी सदन में बैठते नहीं है, ना वो लोकसभा में बैठते, ना वो राज्यसभा में बैठते। तो वहाँ पे जो भी चल रहा है उनकी जानकारी तो उन्हें देनी पड़ेगी, तो उनकी जानकारी देनी पड़ेगी। तो जो वहाँ पे बैठते हैं प्रधानमंत्री भैया, संसद में ही बैठते हैं, लोकसभा में बैठते हैं। तो लोकसभा की जो भी वो कार्य कर रहे होंगे, जो भी कार्यवाही चल रही होगी, उसकी जानकारी राष्ट्रपति को देंगे, ठीक है। और अनुच्छेद 79 में संसद की चर्चा है। जैसे हमारे संसद भवन है, ये किसने बनवाया है? ये एडविन लुटियन और वैकर्ड ने किया इनका निर्माण, ठीक है। ये 1927 में बनना चालू हुआ, ठीक है। पार्लियामेंट शब्द, जो पार्लियामेंट शब्द है, ये फ्रांस से लिया गया है, पर संसद की जननी यूके को कहा जाता है, समझे। पार्लियामेंट शब्द कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से, पर संसद की जननी किसे कहा जाता है? यूके को। यूके मतलब ब्रिटेन को, ठीक है। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। कौन से 3 अंग होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। कौन से? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, 3 अंग होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, क्योंकि पहले तो लोकसभा से कोई बिल पारित होगा, फिर राज्यसभा से होगा, फिर उस पर राष्ट्रपति साइन कर देंगे तो वो बिल बन जाएगा, समझे। ऐसा ये मैं आपको बताऊंगा कि बिल में भी क्या क्या होता है, ये इन्हीं में आएगा, आगे आएगा, मैं आपको बताऊंगा। इसके 2 सदन होते हैं, संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।